जापान के पूर्व मंत्री के द्वारा एक बयान, और इस बयान को देखने वाले लोग बहुत सारे लाखों में। जापान के इस पूर्व मंत्री को आखिर क्या पड़ी कि इन्होंने सोशल मीडिया पे आकर बयान दिया है। जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं चाइना का भी रिएक्शन अब निकल कर आना शुरू हुआ है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत आई थी तकाइची और एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिला जो इस वक्त हो रहा है। अब से कुछ समय पहले आपको याद होगा, ताइवान जैसे जैसे अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा था, अचानक से ताइवान की अपोजिशन लीडर चली जाती है चाइना, और चाइना में शी जिनपिंग इतने व्यस्त इंसान वो टाइम देते हैं और उस विपक्षी लीडर से मिलते हैं। कारण जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में सब समझते हैं कि आखिरकार क्यों ये मुलाकात हुई। ताइवान के अंदर एक हलचल मचा। फिर ये भी देखने को मिला कि ताइवान जो भारतीयों को अपने देश के अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा था, उसको लेकर उसके देश में ही विरोध होने लगे। विपक्षी दल ज्यादा आकर खड़े हो गए। अब ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिल रहा है। तकाइची भारत आती हैं, भारत में मुलाकात होती है। मुलाकात के साथ साथ डिफेंस के एग्रीमेंट होते हैं और डिफेंस के सहयोग को लेकर भविष्य की भी तैयारी होती है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में आप किसे देख रहे हैं? भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। ये जापान पहुंचे थे और जापान में इन्होंने जापान की नौसेना JMSDF के सबसे मॉडर्न एडवांस JS नियोडो मोगामी स्टील्थ फ्रिगेट का दौरा किया। और ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब जापान भारत को अपनी मोगामी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बेचने और भारत में ही उसके निर्माण का प्रस्ताव दे रहा है। जापान चाहता है कि भारत अपनी नौसेना के लिए मोगामी क्लास फ्रिगेट खरीदे, लेकिन केवल जहाज बेचने की बात नहीं है। जापान ने प्रस्ताव दिया है कि भारत में ही इन फ्रिगेट का निर्माण हो और जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी किया जाएगा। डिजाइन प्रोडक्शन अधिकार को साझा किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत MDL और GRAC ये इन जहाजों का निर्माण कर सकती है। कहा यह भी गया कि जापान के प्रस्ताव में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मोगामी फ्रिगेट पर इंटीग्रेट करने की संभावना भी शामिल है। यानी ऐसा होता है तो ये भारत जापान रक्षा सहयोग में बड़ा कदम होगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जापान और भारत के रिश्ते बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच ये भी देखने को मिलता है कि ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल छपता है, और अगर इसमें आर्टिकल छप रहा है तो इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसलिए हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो चाइना की सरकार की राय है, लगभग माना जाता है कि वही चीजें यहाँ छपती है। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भारत यहाँ अवसरवादी की तरह काम कर रहा है। अब ये अवसरवादी होने का मतलब क्या है? जापान के साथ भारत को मौका मिल रहा है तो उस मौके का फायदा उठा रहा है। साउथ चाइना सी में जापान और भारत दोनों ने टिप्पणियां की है और ये टिप्पणियां बिल्कुल ठीक नहीं है। 12 जुलाई 2026 को अमेरिका, जापान, फिलीपींस कई देशों ने 2016 के साउथ चाइना सी अवार्ड की 10वीं वर्षगांठ पर एक संयुक्त बयान जारी किया गया था, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल ने कहा, हालांकि इसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था, रणधीर जायसवाल ने कहा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन महत्वपूर्ण है, सभी विवाद यूनाइटेड नेशन के नियमों के अनुसार शांतिपूर्वक सुलझाने चाहिए। अब इनका कहना है कि भारत फिलीपींस के साथ भी रक्षा सहयोग कर रहा है, ब्रह्मोस बेच रहा है। वहीं भारत जापान के साथ भी रिश्तों को मजबूत कर रहा है। साउथ चाइना सी विवाद में बार बार जापान कूद रहा है और जापान और भारत मिलकर डिफेंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो असल में क्या हो रहा है कि जापान और भारत की नजदीकियां संद भी नहीं आ रही है। और इस बीच अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार एक नया मिशन लॉन्च कर रही है और वो मिशन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0। इसके लिए एक रोड शो आयोजित किया जाएगा। ये रोड शो अमेरिका में, जापान में, ताइवान में। भारत चाहता है कि इस नए इनिशिएटिव के तहत बहुत सारी कंपनियां आए और भारत में पैसे लगाएं, निवेश करें। सेमीकंडक्टर की, मटेरियल सप्लायर्स की, चिप डिजाइन की, पैकेजिंग और परीक्षण की। ISM 2.0 है क्या? तो भारत के पहले सेमीकंडक्टर मिशन का अगला चरण है। तो ऐसे में भारत आगे बढ़ना चाह रहा है और जापान के साथ भारत के रिश्ते भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। पर
इसी बीच अचानक से एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट के बाद कई लोग ये सवाल करने लगते हैं कि जापान के पूर्व मंत्री ने ऐसा क्यों आरोप लगाया। भारत के ऊपर गंभीर आरोप लगाया उन्होंने इस प्रोजेक्ट में आने वाली देरी को लेकर भारत को लापरवाह, वादे पूरे नहीं करने वाले जैसे सनसनीखेज आरोप लगाए। शिनकानसेन टेक्नोलॉजी पर जापान के पूर्व मंत्री हिदेकी माकिहारा ने कहा कि मैं खुद भारत में शिनकानसेन प्रोजेक्ट से जुड़ा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बैठकें और बातचीत में जो बात सबसे ज्यादा खटकी वह थी भारतीय पक्ष की बार बार दिखाई गई घोर लापरवाही। जापान के पूर्व मंत्री यूरोपीय सिग्नलिंग सिस्टम ट्रेन सेट खरीदने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भारत पर भड़के हैं। भारत ने जापान के बजाय यूरोप से सिग्नलिंग सिस्टम खरीदने का फैसला किया, जबकि ट्रेन सेट खुद बनाने का फैसला किया। जापान के पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे चाहे कुछ भी हो जाए अपने वादे पूरे नहीं करते। अगर वे कोई वादा करते हैं तो तुरंत उससे मुकर जाते हैं। वे आखिर तक सिर्फ अपने फायदे की बात करते रहते हैं। जिम्मेदार मंत्री का रवैया तो बहुत ही खराब था। जब सबसे बड़े अधिकारी का ही ऐसा रवैया हो, कोई ढंग की बातचीत नहीं हो सकती है। उन्होंने आगे लिखा कि उन सभी जापानी लोगों के सम्मान में जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा दिया, मुझे यह कहना ही होगा, मुझे 100% यकीन है कि इस प्रोजेक्ट के आगे न बढ़ पाने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय पक्ष की है। पीएम तकाइची के दौरे से भी कोई नतीजा नहीं निकला। भारत शिनकानसेन प्रोजेक्ट फेल, सुरक्षा के लिए अहम सिग्नल सिस्टम से जापान को बाहर रख रहा है। अब जापान के पूर्व मंत्री की नाराजगी का कारण क्या है? बात यह है कि इसमें लागत में भी 80% तक वृद्धि हो चुकी है। पहले अनुमान था 1.1 लाख करोड़, अब ये हो गया 1.98 लाख करोड़ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत नाकाम होने से जुड़ी है। अब जिस सिग्नलिंग सिस्टम का ये बात कर रहे हैं वो क्या है असल में, तो कहा जा रहा है कि शुरुआत में ये तय हुआ था कि मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से जापान का शिनकानसेन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। शिनकानसेन कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें ट्रेन, ट्रैक, उसका खास डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन भारत ने इस सिस्टम से जापान को बाहर रखा है। भारतीय पक्ष का कहना है कि जापान इसमें बहुत ज्यादा पैसा वसूलने की कोशिश कर रहा है। भारत ने भारी लागत और जापानी कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए जापानी सिग्नलिंग सिस्टम को किनारे कर दिया। भारत ने इसके बजाय दुनिया में एक टेंडर जारी किया और सीमेंस को ETCS लेवल 2 यानी यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लगाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया। इसी से जापान के पूर्व मंत्री भड़के हुए हैं। भारतीय अधिकारी ये कह रहे हैं कि जापान की तरफ से ट्रेन सेट और सिग्नलिंग सिस्टम की कीमतें बहुत ज्यादा बताई जा रही है। भारी लागत और लंबे समय तक होने वाले मेंटेनेंस खर्चों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके बाद भारत ने जापानी कंपनी से बुलेट ट्रेन खरीदने के बजाय अपनी मेक इन इंडिया रणनीति पर भी जोर दे दिया। भारत ने वंदे भारत ट्रेन सेट बनाने वाले एक जॉइंट वेंचर BML मेधा को कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया। अब जापान का कहना है कि शिनकानसेन को अपने सिस्टम पर ज्यादा भरोसा है। अपना सुरक्षा रिकॉर्ड यानी शून्य दुर्घटना है, इसलिए क्योंकि उसका ट्रैकिंग और सिग्नलिंग सिस्टम पूरी तरीके से उसके अपने डिजाइनों के साथ इंटीग्रेट होते हैं। जापानी पक्ष का तर्क है कि जापानी ट्रैक और जापानी ट्रेनों के ऊपर यूरोपियन सिग्नलिंग सिस्टम थोपना टेक्निकल तौर पर एक खिचड़ी बनाने जैसा है। उनका दावा है कि दुनिया में आज तक ऐसा प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, इससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। सवाल है कि जापान के शिनकानसेन के नियमों को क्यों नहीं मान रहा है भारत। जापान को उम्मीद थी कि भारत भविष्य के अन्य बुलेट ट्रेन रूटों के लिए जापान से ही अरबों डॉलर का डील करेगा और बार बार सेट खरीदता रहेगा, लेकिन भारत चाहता है ये सब कुछ अपने घर पर हो। जापान को लगता है कि भारत ने सिर्फ शुरुआती सस्ती फंडिंग लेने के लिए जापान से हाथ मिलाया, क्योंकि जो फंड मिले थे वो 0.1% ब्याज दर पर मिले थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से भारत बदल रहा है और ये गुस्सा इसी वजह से है। अब अभी की अगर बात करें तो अभी क्या हालात है। सभी विवादों और देरी के बावजूद जापानी सरकार ने इस 508 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट के लिए फंड देना जारी रखा है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के 2027 में कुछ हिस्सों पर चालू होने और 2029 तक पूरी तरीके से चालू होने का टारगेट रखा गया है। वैसे आपको क्या लगता है, अचानक से ये एक ऐसा ट्वीट करना, क्या ऐसा नहीं लगता है कि भारत और जापान के बीच रिश्तों को खराब करने की भी कोशिश हो रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।